जब मेल लीड माकोटो आया, तब विलो पहले से ही मेरे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी। फिर भी ये पहले से तय स्टोरी लाइन को नहीं रोक सका। एक बार सिर्फ मेरे साथ रहने के लिए वो अपने खुद के परिवार से रिश्ते तोड़ने को तैयार थी, लेकिन बाद में वो मेल लीड से प्यार करने लगी और मुझसे बेहद नफरत करने लगी। उसके लिए मुझ पर एक नजर डालना भी बर्दाश्त से बाहर था। इसलिए मैं हार गया। मैं पूरी तरह से हार गया। मैंने प्यार खो दिया और उसके साथ अपना बच्चा भी खो दिया। जब तक कि 5 साल बाद एक शाम एक छोटे बच्चे ने मेरा दरवाजा खटखटाया। अपनी उम्र के हिसाब से बहुत गंभीर चेहरे के साथ उसने कहा, मॉम अब मुझे नहीं चाहती हैं, क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ? मैं एक पल के लिए सुन्न हो गया और कुछ नहीं बोला। जैक ने उदासी में अपने होंठ भींचिए। अपना नाजुक छोटा चेहरा उठाते हुए वो बहुत गंभीरता से बोला, टीचर ने कहा था कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी और कर्तव्य होता है अपने बच्चों को पालना। आधे खुले दरवाजे ने उसकी बाकी की बात को बीच में ही रोक दिया। मैं थोड़ा साइड में हटा और शांति से कहा, अंदर आ जाओ। कमरे के अंदर की हल्की पीली रोशनी ने उसकी थोड़ी फैली हुई आंखों को चमका दिया। किसी वजह से उसकी आंखें चमकी। उसने अपनी थोड़ी उठाई और हल्के से हुंकार भरी और फिर आज्ञाकारी होकर अंदर आ गया। दरवाजा बंद करने के बाद मैं मुड़ा और जैक को उत्सुकता से आसपास देखते हुए देखा। जब उसने देखा कि मैं उसे देख रहा हूं, उसने तुरंत अपनी नजर हटा ली। परेशानी में अपने बैकपैक की स्ट्रैप्स को पकड़ते हुए उसने अपना छोटा चेहरा सख्त किया और कहा, मेरा नाम जैक वैंग है। ये एक इंट्रोडक्शन जैसा लगा, लेकिन साथ ही एक याद दिलाने जैसा भी कि वो विलो और मेरा बच्चा था। मुझे पता था, जिस पल मैंने उसे देखा मैं पहले ही यकीन कर चुका था कि वो कौन है, क्योंकि उसकी आंखें बिल्कुल विलो जैसी दिखती थीं। मेरे शांत रिएक्शन से निराश होकर उसने उदासी में अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया और मेरी तरफ देखना बंद कर दिया। मैंने उसका छोटा हल्का पीला बैकपैक एंट्रेंस के पास रखा और उसे हाथ धुलवाने ले गया। फिर मैंने कहा, पहले खाना खाते हैं। जैक ने आज्ञाकारी होकर ओके में जवाब दिया। जब तक मैं टेबल पर खाना लाया, वो पहले ही खुद चेयर पर चढ़ गया था। मैंने उससे पूछा कि वो अचानक मुझे ढूंढने क्यों आया है। जैक ने अपना सर झुका लिया और अपनी कटोरी में रखी छोटी हरी सब्जियों को छेड़ने लगा। उसका छोटा गोल और काला सर झुका हुआ था। जब वो धीरे से बुदबुदाया, मेरा मॉम के साथ झगड़ा हुआ, उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया। शायद सिर्फ एक बच्चा जिद कर रहा था और घर से भाग गया था। विलो शायद बहुत जल्द उसे लेने आएगी। आखिरकार 5 साल पहले हमने जैक की कस्टडी के लिए बहुत बुरी तरह लड़ाई की थी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो अब उसे छोड़ दे। मेरे चॉपस्टिक्स रुक गए। मैं उस पल अपने दिल की हालत बयान नहीं कर सकता था। मुझे नहीं पता था कि जैक आज रात आएगा, इसलिए मैंने सिर्फ एक साधारण खाना बनाया था, 2 डिशेस और एक सूप। वो खाने में नखरे करता था। वो स्कैलियंस या कैरेट्स नहीं खाता था और सब कुछ निकालने के बाद उसके खाने के लिए मुश्किल से ही कोई सब्जी बची थी। जैक ने अपनी कटोरी में पिसी हुई सब्जी की पत्तियों को गुस्से से घूरा। उसने चोरी छुपे मेरी तरफ देखा और फिर शर्मिंदगी में उन्हें निगल लिया। जब हम पहली बार मिले थे, उसमें थोड़ा घमंड और बचकाना गर्व था। अब वो खाने में नखरे करता है और सब्जियां पसंद नहीं करता। ऐसा लगता था कि लियू फैमिली के घर पर उसकी हर जिद पूरी की जाती थी और उससे बहुत प्यार किया जाता था। शायद उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं हुआ था। मुझे थोड़ा सुकून मिला। बर्तन धोने के बाद मैंने लियू फैमिली से किसी के उसे लेने आने का इंतजार किया। मैंने इंतजार किया रात के 9:30 बजे तक। 6 साल के बच्चों को जल्दी नींद आ जाती है। उसने अपने बैकपैक से अपने पजामाज निकाले, कमरे में अपनी आंखों से चारों तरफ देखा, फिर होठ निकालकर बोला, यहाँ सिर्फ एक ही बेडरूम है। क्या हम आज रात बेड शेयर कर रहे हैं? मैंने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा। किसी वजह से लियू फैमिली से अभी तक कोई नहीं आया था, इसीलिए मेरे पास समझौता करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। कंधे उचकाते हुए मैंने कहा, हाँ, तुम आज रात मेरे साथ सोओगे। मैंने सोचा था कि जैक टैंट्रम्स दिखाएगा। आखिरकार ये छोटा और सिंपल 1 बेडरूम अपार्टमेंट कुदरती तौर पर बहुत कम कंफर्टेबल था लियू फैमिली के घर रहने के मुकाबले। लेकिन जैक ने सिर्फ अपने होंठ भींचे, उसकी आंखें हल्की सी झपकी। अपना चेहरा धोने के बाद वो अपने पजामास पहनते हुए हाँप रहा था। फिर उसने अपने पैर चलाए और खुद ही बेड पर चढ़ गया, बिल्कुल डिनर की तरह। भले ही वो रिलेक्टेंट लग रहा था, उसने फिर भी खामोशी से वो सारी वेजिटेबल्स खा ली थी जो मैंने उसे दी थी। ब्लैंकेट के अंदर वो इधर उधर हिला जब तक कि एक छोटा सा ढेर नहीं बन गया। पता नहीं कैसे उसने कहीं से एक फेरी टेल बुक निकाली, फिर सिर्फ अपनी आंखें बाहर निकाली मुझ पर एक नजर डालने के लिए, इससे पहले कि वो बेचैनी से कहे, डैड, क्या आप मुझे सुलाने नहीं आ रहे? मैंने मजबूरी में अपना माथा रगड़ा। वो काफी खुश लग रहा था। जैक के सोने के बाद मैंने विलो लियू का नंबर ढूंढा। मैं देर तक हिचकिचाया,
लेकिन आखिर में मैंने फिर भी डायल नहीं किया। विलो और मैं 5 साल से अलग हैं। शुरुआत में हम दोनों को यकीन था कि हम किस्मत से लड़ सकते हैं। उस वक्त मेरी फैमिली की वैंग कॉरपोरेशन अचानक बैंकरप्ट हो गई। लियू फैमिली ने शादी का अग्रीमेंट तोड़ दिया और चुपके से इंतजाम किया विलो की शादी इटो फैमिली में करने का। उसकी एंगेजमेंट मकोटो इटो से करवा दी। मेरे साथ रहने के लिए उसने नतीजों की परवाह किए बगैर मकोटो के साथ एंगेजमेंट तोड़ दी। उसने अपनी फैमिली से रिश्ता तोड़ने की भी जिद की। इस वजह से उसके बाप ने उसे आधे महीने के लिए घर में बंद कर दिया। उसे बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, इसलिए उसने हंगर स्ट्राइक करके विरोध किया। मैं पूरी रात गेट पर घुटनों के बल बैठा रहा। जब सुबह हुई वो रोई और मेरी बाहों में आ गई। मैंने सोचा था कि चीजें बेहतर हो जाएंगी, बैंकरप्सी बेहतर हो जाएगी, विलो बेहतर हो जाएगी, हमारा फ्यूचर बेहतर हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी और विलो की शादी को किसी ने दुआ नहीं दी थी। शायद इसलिए क्योंकि विलो ने हमेशा मेरे लिए इतना पक्का इरादा रखा था। उसके प्रेग्नेंट होने के बाद भी भले ही हमारी जिंदगी मुश्किल थी, उसने एक बार भी बच्चे को छोड़ने के बारे में नहीं सोचा। इसलिए जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल या थका देने वाली क्यों ना हो जाए, मैंने इस फैमिली को सपोर्ट करने का पक्का इरादा कर लिया था। बाद में बच्चा सही सलामत पैदा हुआ। माँ और बच्चा दोनों हेल्दी थे। मैंने पैसे कमाने के लिए और भी ज्यादा मेहनत की और जिंदगी धीरे धीरे ट्रैक पर वापस आ गई, जब तक कि एक एक्सीडेंट नहीं हो गया। एक टावर क्रेन पर लकड़ियों का गट्ठा अपने हुक से फिसल गया। भारी लकड़ी मेरे सर पर गिरी और मैं तुरंत बेहोश हो गया। मेरे साथ काम करने वालों ने विलो को बार बार काफी देर तक कॉल किया, लेकिन उसने कभी जवाब नहीं दिया। उन्होंने मुझे हॉस्पिटल भेज दिया। जब मेरी आंख खुली, जिस शख्स को मैंने देखा वो विलो थी, ठंडी और दूर रहने वाली। मुझे समझ नहीं आया कि कोई एक रात में इतना ज्यादा कैसे बदल सकता है। इतना ज्यादा कि उसकी आंखों में वो चमक, जब वो मेरी तरफ देखती थी, सिर्फ अजनबीपन और नफरत से भरी थी। जब वो हमें छोड़कर गई, उसने गुड बाय तक नहीं कहा। मकोटो मुझसे मिलने आया। उससे मुझे इस दुनिया का सच पता चला। सिस्टम की टाइमिंग में गलती की वजह से जब मेल लीड देर से आया, फीमेल लीड पहले ही किसी और के लिए फीलिंग्स पैदा कर चुकी थी। गलती सुधारने की कीमत के तौर पर फीमेल लीड के गलत इमोशंस उल्टी तरफ बदलने लगे। जितना ज्यादा वो कभी मुझसे प्यार करती थी, उतना ही ज्यादा वो अब मुझसे नफरत करती थी। मकोटो ने मेरी तरफ रहम और हमदर्दी के साथ देखा। जाने से पहले उसने जैक की तरफ देखा और धीरे से पूछा, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे बच्चे का फ्यूचर में क्या होगा? मैं अचानक सुन्न हो गया, थोड़ा खोया हुआ महसूस करते हुए। मुझे नहीं पता था कि मुझे किससे नफरत करनी चाहिए। क्या मुझे विलो से नफरत करनी चाहिए मुझे धोखा देने के लिए, लेकिन वो खुद भी अपनी फीलिंग्स नहीं समझ पा रही थी? क्या मुझे किस्मत से नफरत करनी चाहिए, लेकिन उससे क्या बदलता? मैं कुछ भी नहीं बदल सकता था। उस वक्त मेरे पेरेंट्स का भी कार एक्सीडेंट हो गया था। जब वो हॉस्पिटल मुझसे मिलने आ रहे थे, वो कोमा में चले गए और शायद अपनी पूरी जिंदगी वेजिटेटिव स्टेट में ही रहते। मैं टूटने की कगार पर था। माकोटो की बातें मेरे दिमाग में बार बार घूम रही थीं। मुझे सिर्फ ये महसूस हो रहा था कि ये घटिया दुनिया सच में सड़ चुकी है। जब मैंने खिड़की खोली और नीचे देखा, तभी जैक जोर जोर से रोने लगा। मेरी बेहोशी जैसी हालत में मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, अगर मैं मर गया तो मेरे बेटे का क्या होगा? क्या ये दुनिया उसे जीने भी देगी? क्या माकोटो उसे बर्दाश्त करेगा, या फिर वो मेरी तरह विलो की नफरत का शिकार होगा? अपनी माँ से एक बार फिर ठुकराया जाएगा और आखिर में खामोशी से मर जाएगा, जबकि सब यही चाहते होंगे। उस पल ऐसा लगा जैसे कोई आवाज मेरे कान में फुसफुसा रही हो, इसे अपने साथ ले जाओ। जैसे मैं पागल हो गया था। मैं बेड साइड की तरफ गया। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने उसे उठाया, लेकिन अगले ही सेकंड उसने रोना बंद कर दिया। अपनी लाल आंखों से वो मेरी तरफ उम्मीद से देखने लगा, जैसे हम कहीं भी जाएं उसने पहले ही मेरे साथ रहने का फैसला कर लिया हो। मैं अचानक होश में वापस आ गया। मैंने अपना हाथ हिलाया, जैसे उन नामौजूद फुसफुसाहटों को दूर करने की कोशिश कर रहा हूं। एक बाप होने के नाते अगर मैं सिर्फ भागना चाहता था, तो क्या ये मुझे एक बुरा पेरेंट नहीं बना देता? तभी मुझे एहसास हुआ कि माकोटो के इशारों ने मुझे किस तरह की घटिया चीज करने पर मजबूर कर दिया था। विलो लियू के लियू परिवार में वापस जाने के बाद लियू परिवार के ओल्ड मास्टर ने तुरंत मुझे बुलाया। वो बच्चे की कस्टडी के लिए लड़ना चाहते थे। इसका मतलब साफ था, बच्चा 2 साल से छोटा था और यकीनन माँ को ही मिलना था। हमारे दोनों परिवारों के बीच बड़े फाइनेंशियल गैप को तो छोड़ ही दो। जवानी में कोई कभी दुख का स्वाद नहीं समझता। वैन फैमिली का यंग मास्टर, जो कभी बिना सोचे लाखों खर्च करता था, अब इतनी बुरी हालत में गिर चुका था। शुरू से आखिर तक विलो कभी नजर नहीं आई। वो मुझसे इतनी नफरत करती थी कि वो मुझे एक बार देखने को भी तैयार नहीं थी। इसलिए मैं हार गया। मैं पूरी तरह हार गया। मैंने प्यार खो दिया और मैंने अपना बच्चा भी खो दिया। जब तक किसी चीज ने मेरे हाथ को नहीं छुआ, तब तक मैं होश में नहीं आया। जैक ने आंखें बंद करके हल्की आवाज निकाली और सिकुड़ गया, जैसे उसे आखिरकार एक कंफर्टेबल पोजीशन मिल गई हो और वो गहरी नींद में सो रहा हो। उसने मेरे कपड़ों का कोना जोर से पकड़ा हुआ था, जैसे उसे डर हो कि जिस पल वो आंखें खोलेगा मैं गायब हो जाऊंगा।
उसका मासूम बचपना भरा चेहरा देखकर मैं एक ठंडी आह भरे बिना नहीं रह सका। अगर उसे पता चलता कि उसके बाप ने एक बार उसे मौत में अपने साथ ले जाने की कोशिश की थी, तो क्या वो अब भी मुझे ढूंढने आता? वो शायद किसी भी और चीज से पहले मुझसे नफरत करता। सुबह तक विलो अभी भी नहीं आई थी। मुझे नहीं पता था कि वो क्या करने की कोशिश कर रही थी। जब लियू फैमिली ने कस्टडी के लिए इतनी बुरी तरह लड़ाई की थी, तब हालात बहुत खराब हो गई थी। फिर भी अब वो उसे यूं ही छोड़ सकते थे? मैंने जैक को जल्दी जगाया और उसे स्कूल ले गया। जिस किंडरगार्टन में वो जाता था वो मेरे शहर में नहीं था, लेकिन खुशकिस्मती से कार से वहां पहुंचने में सिर्फ 1 घंटा लगता था। कार से उतरने से पहले उसने मुझसे बार बार वादा किया कि मैं स्कूल के बाद उसे लेने आऊंगा। वो मुझसे चिपक गया, हल्की आवाज में रोते हुए, और छोड़ने से मना कर दिया। फिर अचानक उसने किंडरगार्टन गेट के सामने एक कार देखी। उसकी आंखें चमक उठी। उसने जल्दी से मुझे खींचा और उसकी तरफ चलने लगा। जब हम पास पहुंचे, उसने जानबूझकर अपनी रफ्तार कम कर दी और बनते हुए एक गोल मटोल छोटे लड़के के सामने खड़ा हो गया जो अभी कार से उतरा था। मानो जानबूझकर जैक ने हमारे जुड़े हुए हाथों को ठीक उसके सामने झुलाया। फिर इतनी तेज आवाज में जो सब सुन सकें, उसने मुझसे पूछा, डैड, आप स्कूल के बाद मुझे लेने आओगे ना? ये पहली बार था जब जैक ने मुझे डैड कहा था। शायद इसलिए क्योंकि मैं पूरे 5 सालों तक गायब रहा था। यहाँ तक कि जब उसने कल रात मेरा दरवाजा खटखटाया था, तब भी उसने खुद से मुझे कभी ऐसे नहीं पुकारा था। उस गोल मटोल लड़के ने मुझे घूर कर देखा और शक करते हुए कहा, अगर तुम्हारे पास डैड है तो वो तुम्हें पहले कभी स्कूल क्यों नहीं लाए? जैक ने नाक सिकोड़ी और नफरत भरी नजर से जवाब दिया, मेरे डैड बहुत बिजी आदमी है। उन्होंने खास तौर पर वक्त निकाला है आज मुझे स्कूल लेने के लिए। उसने स्पेशली शब्द पर जोर दिया। मेरा हाथ पकड़कर वो सबके सामने किंडरगार्टन गेट तक चल कर गया, जैसे कि वो मेरी नुमाइश कर रहा हो, ये पक्का करते हुए कि सबने देख लिया। जुदा होने से पहले उसने एक बार फिर हिचकिचाते हुए पूछा, आप मुझे लेने आओगे ना? जब मैंने तुरंत कोई जवाब नहीं किया तो उसने मुझे घूर कर देखा। फिर घबाए हुए लहजे में उसने धीरे से फुसफुसाया, आपने मुझसे कार में प्रॉमिस किया था, बड़ों को झूठ बोलने की इजाजत नहीं होती। मजबूर होकर मैं नीचे बैठा और उसकी शर्ट का कॉलर ठीक किया जो ऊपर को मुड़ गया था। फिर मैंने उसके बालों को सहलाया। उसके बाल काले और नरम थे और छूने में अच्छे लग रहे थे। मैं मुस्कुराया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। उसके होठों के किनारे बेकाबू होकर ऊपर उठ गए, हालांकि उसने उन्हें सीधा रखने की पूरी कोशिश की। जबरदस्ती की समझदारी दिखाते हुए उसने अपनी थोड़ी उठाकर गर्व के साथ कहा, मैं याद से आपका वेट करूंगा। जब उसका वजूद पूरी तरह नजरों से ओझल हो गया, तभी मैंने अपनी नजर हटाई। मैं उसकी टीचर को ढूंढने गया और पूछा जैक की किंडरगार्टन की स्थिति के बारे में। टीचर हिचकिचाई और थोड़ी देर तक लड़खड़ाई। आखिर में उन्होंने ठंडी सांस भरी और थोड़ी तेवरी चढ़ाकर शिकायत की, मुझे पता है जो मैं कह रही हूँ शायद वो ज्यादा काम ना आए, लेकिन मिस्टर वैंग, चाहे आप कितने भी बिजी क्यों ना हो, आप अपने बच्चे को ऐसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। जब से उसका दाखिला हुआ है, किसी ने भी आज तक एक भी पेरेंट टीचर मीटिंग अटेंड नहीं की है। अब किंडरगार्टन के बाकी सभी बच्चे कह रहे हैं कि उसके माँ बाप नहीं है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो ये उसके इमोशनल डेवलपमेंट के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। किसी ने कभी कोई पेरेंट टीचर मीटिंग अटेंड नहीं की थी। भले ही विलो बच्चे को नापसंद करती थी, क्या वो कम से कम किसी नैनी या हाउसकीपर को इसे संभालने के लिए नहीं भेज सकती थी? मैंने तेवरी चढ़ाई और विलो का नंबर निकाला। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद मैंने आखिरकार डायल किया। मैंने उससे ठीक से बात करने का फैसला किया। अगर विलो का सच में उसे अब और पालने का कोई प्लान नहीं था, तो मैं उसे अपने साथ रहने के लिए ले जा सकता था। शायद मैं उसे वैसी जिंदगी ना दे सकूं जैसी लियू फैमिली दे सकती है, लेकिन फिर भी मैं उसे एक अच्छी जिंदगी और फ्यूचर में अपने फैसले खुद करने की आजादी दे सकता था। जिस पल मैंने नंबर डायल किया, हालांकि मेरे पीछे एक रिंगटोन सुनाई दी। कुछ महसूस करते हुए मेरी उंगलियां थोड़ी थरथराई जब मैं पीछे मुड़ा, और तब मैंने विलो को एक कार से उतरते हुए देखा। 5 साल बीत चुके थे। वो बदली हुई लग रही थी, फिर भी बिल्कुल वैसी ही थी। उसकी पलकें झुकी जब उसने अपने हाथ में चमक रही फोन की स्क्रीन पर नजर डाली। उसकी पतली गोरी उंगलियों ने फोन पकड़ा हुआ था और उसके चेहरे के कूल एक्सप्रेशन परछाइयों में आधे छुपे हुए थे। बिना किसी जल्दी के उसने अपनी एक आईब्रो उठाई और अचानक ऊपर देखा। बहुत वक्त बाद मिले हैं, उसने कहा, बात करनी है? मेरे अपने मुश्किल और बर्बादी के सालों के उलट विलो हमेशा की तरह एलिगेंट और शांत थी। उसका भौएं और आंखें बिल्कुल पहल जैसी ही लग रही थीं, मगर जो नजर उसने मुझ पर डाली उसमें एक अनफैथमेबल गहराई थी। पेड़ की टहनियों से छनती हुई धूप की रोशनी भी ऐसा लग रहा था जैसे खास तौर पर उसे ही पसंद करती हो। मैंने सुना था कि जो ज्वेलरी ब्रांड उसने बनाया था वो पूरी दुनिया में पॉपुलर हो गया था। मैंने सुना था कि उसने लियू कॉर्पोरेशन को संभाल लिया था। मैंने सुना था कि उसने सालों पहले सीक्रेटली विवाह कर लिया था, लेकिन उसके कोई बच्चे नहीं थे। एक डेकेड से भी ज्यादा पुरानी यादें, जिन्हें मैंने जानबूझकर इग्नोर किया था, वो किसी टूटते हुए बाढ़ की तरह वापस आ गईं। मेरे सीने में एक धीमा सा दर्द फैल गया। सिर्फ उस पल में उसे देखकर मुझे आखिरकार कुछ अनुभव हुआ। मुझे लगा था कि मैंने सब भुला दिया है, मगर मैंने नहीं भुलाया था। जिस तरह जब हम जवान थे तब वो अपनी लाल आंखों के साथ मेरे घावों पर पट्टी बांधती थी,
जिस तरह वो मुस्कुराई थी जब उसने वोवन ग्रास से बनी रिंग के साथ मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट किया था। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि आज हम ऐसी एम्बैरेसिंग सिचुएशन में होंगे। सच में वो नहीं बदली थी, बस वो अब मुझसे प्रेम नहीं करती थी। बस इतना ही था। सच में ये एक बहुत बहुत लंबा समय रहा है। हम पूरे रास्ते शांत रहे और पास ही एक कैफे ढूंढ लिया। कॉफी के आने से पहले ही मैंने सीधा पूछा, जैसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या तुम्हें अब भी वो बच्चा चाहिए? पिछले 5 साल में मैंने विलो से दोबारा मिलने का सपना अनगिनत बार देखा था, तकरीबन तड़प की हद तक। इतना ज्यादा कि अब मैं शांत रहने का नाटक करने के समर्थ था। विलो ने मेरी तरफ देखा और बिना किसी झिझक के उत्तर दिया। उसका स्वर सॉफ्ट था। हाँ, बिल्कुल चाहिए। मैंने फ्लोर टू सीलिंग विंडो के बाहर रोड साइंस को घूरते हुए थोड़ी त्योरी चढ़ाई। मैंने एक हल्का सा ऊं किया और खड़ा हो गया। मैंने कहा, फिर उसे स्कूल के बाद पिक करना याद रखना। अगर तुम्हारे पास पेरेंट टीचर मीटिंग्स के लिए समय ना हो तो तुम मुझे बता सकती हो। मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। और मैं अभी मकोटो का मम शांति से नहीं ले पा रहा था। मैंने अपनी मुट्ठी भींची। दर्द की चुभन ने मेरे दिमाग को साफ कर दिया और मुझे सेंटेंस पूरा करने पर मजबूर किया। मैं तुम्हारी लाइव्स में डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मैंने अपनी वॉच देखी और जाने के लिए तैयार हुआ। जैसे ही हम एक दूसरे के पास से गुजरे, मैंने अचानक विलो को ठंडे लहजे में पूछते हुए सुना, तो क्या अभी तुम मुझसे सिर्फ जैक के बारे में बात करना चाहते हो? मेरे कदम रुक गए। मुझे ठीक से समझ नहीं आया। हमारे बीच सब कुछ 5 साल पहले ही खत्म हो गया था। उसने किसी और से विवाह कर लिया। मैं डिस्ग्रेस में चला गया। ये इतना ही सिंपल था। जैक के अलावा हमारे बीच और बात करने को था ही क्या? विलो हल्का सा हंसी। उसकी काली आंखें मुझ पर टिकी थीं जब वो फिर से बोली, ठीक है फिर, मुझे अब जैक नहीं चाहिए। वो बिल्कुल जस्टिफाइड लग रही थी, जैसे वो इंसान ना हो जो अचानक अपना इरादा बदल रही हो। मैंने त्योरी चढ़ाई और पूछे बिना ना रह सका, तुम्हारा क्या मतलब है? विलो ने अपनी ठुड्डी थोड़ी सी ऊपर उठाई और अपने सामने वाली सीट पर टैप किया, मुझे वापस बैठने का इशारा करते हुए। उसने कहा, मेरा वही मतलब है जो मैंने कहा। अगर तुम बच्चे को पालना चाहते हो तो पालो, जैक तुम्हारा है। उसने हल्की सी पलकें झपकाईं और बात जारी रखी। हालांकि जैक की इमोशनल वेलबींग को देखते हुए हर फ्राइडे नाइट मैं तुम्हारे मौजूदा रेजिडेंस पर आऊंगी उसके साथ जरूरी समय बिताने के लिए। मैं मंडे मॉर्निंग को वापस चली जाऊंगी। उसकी जिद्दी और अनरीजनेबल डिमांड सुनकर मुझे सिर्फ अपसर्ड महसूस हुआ। और ज्यादा ना रुकते हुए मैंने उसे याद दिलाया, हमारी पहले ही डिवोर्स हो चुकी है। विलो हल्का सा हंसी। क्या हो चुकी है? उसने हल्की सी उंगली हिलाई। मैंने कभी पेपर साइन ही नहीं किए। तभी मुझे पूरी तरह समझ आया कि उस सेंटेंस का मतलब क्या था। तब लॉ सूट और डिवोर्स एग्रीमेंट साइन करने के दौरान मैंने ये मान लिया था कि विलो मुझसे इतनी घृणा करती थी कि वो मुझे एक अंतिम बार देखना भी नहीं चाहती थी। इसी वजह से वो शुरू से लेकर अंत तक कभी सामने नहीं आई। उसने कहा कि उसने कभी साइन नहीं किया था, लेकिन 5 साल बाद मेरे पास क्यों आई? मैं इतना नार्सिसिस्टिक नहीं था कि सोचूं कि उसके दिल में अब भी मेरे लिए फीलिंग्स हैं। शायद एग्रीमेंट खो गया था या शायद पेपर वर्क में कोई परेशानी थी जिसके लिए एक सप्लीमेंट्री सिग्नेचर की जरूरत थी। कुछ भी हो सकता था। मैंने अपने कंधे उचकाए और आसानी से मान गया। तो हम नया साइन कर लेंगे। बिना ऊपर देखे ही विलो ने जवाब दिया, मैं साइन नहीं करूंगी। शांत होकर मैंने कहा, क्या ये बेहतर नहीं होगा अगर हम साइन कर दें और अपने बीच सब खत्म कर दें? उसने कहा, नहीं। खामोश होकर मैंने पूछा, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बिना कुछ लिए चला जाऊंगा। उसने कहा, नहीं। उस एक शब्द ने मुझे लाचार और अजीब तरह से हैरान कर दिया। शायद विलो खुद पहले ही भूल चुकी थी, लेकिन जब वो छोटी थी वो हमेशा ऐसी ही थी। वो दिन मेरी बर्थडे पार्टी का था। किसी ने विलो को एक शांत जगह पर घेर लिया था। उसका देखना बदतमीज और घटिया था। उसकी बातें पूरी तरह से बेलगाम थी। वैंग फैमिली के लिए मुसीबत खड़ी होने के डर से विलो ने बस अपने होंठ भींच लिए और खामोशी से सब सहती रही। अगले ही पल बैंग, मैंने उस आदमी को सीधा स्विमिंग पूल में लात मार दी। बहुत बड़ा हंगामा हो गया। ए सिटी के बहुत से बड़े लोग वहां मौजूद थे और कई बुजुर्ग बहुत नाराज दिख रहे थे। जब पूछा गया कि क्या हुआ था तो दोनों तरफ के लोग अपनी अपनी बात पर अड़े रहे। मामले को शांत करने के लिए मेरे पिता ने मुझ पर माफी मांगने का दबाव डाला। मैंने गलती मानने से इनकार कर दिया और आखिर में मुझे डंडे से पीटा गया। जैसा कि उम्मीद थी, उसके बाद मुझे मेरे कमरे में बंद कर दिया गया। मैं बेड पर मुंह के बल लेटा हुआ था, दर्द से कराह रहा था। तभी अचानक दरवाजा खुला। विलो अंदर आई। उसके पास एक मेडिकल किट थी। उसकी आंखें लाल थीं। वो मेरे जख्मों का इलाज करने की जिद करने लगी। विलो ने चिढ़ते हुए कहा, तुम्हें उसे लात मारने की जरूरत नहीं थी। अगर तुम उसे बस अपनी बात खत्म करने देते तो सब ठीक होता। वो मेरे साथ कुछ करने की हिम्मत नहीं करता। एक हल्की और शर्मिंदा आवाज में मैंने कहा, मुझे माफ कर दो। वो एक पल के लिए रुकी, फिर धीरे से कहा, नहीं सुन रही। मैं लाचारी से मुस्कुराया और दवाई लेने के लिए हाथ बढ़ाया। मैं खुद कर लूंगा। उसने मेरा हाथ झटक दिया। नहीं।
मेरे हाथ पर चोट लगी थी और मेरी एक तेज सांस निकल गई। वो तुरंत घबरा गई। क्या बहुत दर्द हो रहा है? मैंने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं है, बस एक छोटी सी चोट है। उसने तेवर बदले और कहा, मजबूत बनने का दिखावा मत करो। फिर उसने मेरे मत्थे पर थपथपाया। मेरे सामने तुम्हें कभी मजबूत बनने के दिखावे की इजाजत नहीं है। मैं अचानक होश में वापस आ गया। मैंने अपनी आंखों की कड़वाहट छिपाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा जैसे मैंने कई साल पहले वाली उसकी आवाज फिर से सुनी हो। तुम्हें मजबूत बनने के दिखावे की इजाजत नहीं है। विलो रोशनी में बैठी थी और हल्का सा मुस्कुराई। धूल के छोटे कण धूप में तैर रहे थे और अतीत की वो जानी पहचानी तस्वीर वक्त के साथ खामोशी से बदल चुकी थी। उसने अपनी आंखें उठाईं और मेरी तरफ अपनी भवें थोड़ी ऊपर की, जैसे मेरी पहले कही गई किसी बात का जवाब दे रही हो। उसने कहा, जॉर्ज, हमारे बीच ऐसी कोई बात नहीं है जिसे खत्म किया जा सके। मुझे ठीक से याद नहीं कि हमारी बात कैसे खत्म हुई। मुझे बस इतना याद है कि आखिर में मैं इतना गुस्सा था कि मैंने गुड बाय तक नहीं कहा। क्योंकि विलो और मेरे रास्ते कड़वाहट के साथ अलग हुए थे, मुझे यकीन नहीं था कि उसने वो बातें बस यूं ही कही थी या फिर वो सच में उन पर अमल करना चाहती थी। कुछ देर हिचकिचाने के बाद मैं फिर भी वापस नहीं गया। शायद मैं हाल ही में बहुत ज्यादा ओवरटाइम काम कर रहा था और एक दिन की छुट्टी लेना चाहता था, या शायद ये एक पिता होने का किरदार था जिसे मैं 5 साल से निभा नहीं रहा था, मेरे अंदर धीरे से जाग रहा था। मैं बस जैक से किया अपना वादा नहीं तोड़ना चाहता था। दोपहर के 4:30 बजे किंडरगार्टन की छुट्टी हुई। इस किंडरगार्टन के ज्यादातर बच्चे इन्फ्लुएंशियल फैमिली से आते थे। आती जाती लग्जरी कार्स के बीच मैंने जैक के सामने एक बेंटली रुकते हुए देखी, इसलिए मैं वहां नहीं गया। मैं पलटा और धीरे से उस रास्ते पर वापस चलने लगा जहां से मैं आया था। अचानक मुझे महसूस हुआ कि पहले मेरे जो भी ख्याल थे वो रिडिकुलस थे। मैं भला क्या सोच रहा था? वो भला बच्चे को मेरे साथ कैसे जाने दे सकती थी? बेंटली तेजी से निकल गई और गुजरने पर धूल उड़ाती गई। किसी वजह से मुझे अचानक उस मासूम बच्चे का चेहरा याद आया। हम शायद एक दूसरे से फिर कभी नहीं मिलेंगे। तकरीबन अनजाने में मैंने एक आखिरी बार देखने के लिए पीछे पलटा। गाड़ी जाने के बाद सड़क के उस पार का रास्ता जो पहले नजर नहीं आ रहा था दिखाई देने लगा। जैक किंडरगार्टन के गेट पर अकेला खड़ा था। उसकी गोल आंखें मेरी आंखों से मिली। उसकी आंखें तुरंत चमक उठी। वो मेरी तरफ भागने ही वाला था कि उसके पास खड़ी टीचर ने जल्दी से हाथ उठाया और उसे रोक दिया। उसने त्योरी चढ़ाई और थोड़ा गुस्से में दिखते हुए टीचर से कुछ कहा। इस डर से कि कहीं वो लापरवाही से सड़क ना पार कर ले, मैंने महसूस किया कि मेरे सोचने से पहले ही मैं उसकी तरफ कई कदम बढ़ा चुका था। टीचर ने मुझे देखा और आखिरकार जैक को आने की इजाजत दे दी। वो मेरी तरफ भागा, थोड़ा हाँफते हुए। उसकी काली आंखें चमक रही थीं। जब वो करीब आया तभी उसने अपनी रफ्तार कम की। फिर भी उसने परवाह ना करने का दिखावा किया। शर्माते हुए मगर खुश दिखते हुए उसने कहा, तुम सच में मुझे लेने आए हो? उसके नरम नन्हे हाथ ने एहतियात से मेरी उंगलियां पकड़ ली। जब उसने देखा कि मैंने हाथ पीछे नहीं हटाया तो उसने अपने होंठ भींचे और पकड़ मजबूत करने से पहले चोरी से मुझे ऊपर देखा। मैंने धीरे से कहा और उससे थोड़ा शक में पूछा, तुम अपनी मॉम के साथ नहीं जा रहे? विलो का नाम लेने पर जैक के गाल किसी छोटे गुब्बारे की तरह फूल गए, जैसे अभी फट जाएंगे। मुझे वो नहीं चाहिए, उसने गुस्से में कहा, और वो मुझे लेने यहाँ नहीं आई थी। उसने कहा कि तुम्हारे लिए मुझे स्कूल लाना और ले जाना बहुत थका देने वाला है। उसने कहा कि अगर मैं हर दिन तुम्हारे मुझे लेने आने की जिद करूंगा तो इससे तुम्हारे काम में खलल पड़ेगा। खुद पर काफी फक्र करते हुए उसने पूरे भरोसे के साथ आगे कहा, मैं उनकी तरह डम नहीं हूं। आज मैंने टीचर से स्कूल ट्रांसफर करने के बारे में बात की। इस तरह तुम्हें अब मुझे स्कूल छोड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगाना पड़ेगा। उसने अपना नन्हा चेहरा ऊपर उठाया और मेरी तरफ उम्मीद से देखने लगा, जैसे तारीफ का इंतजार कर रहा हो। मैं उसके छोटे से सर को थपथपाए बिना नहीं रह सका। घर का रास्ता बहुत भरा हुआ था। ग्रोसरीज खरीदने के लिए मार्केट रुकने के बाद जब तक मैंने जैक का हाथ पकड़ा और घर गया तब तक आसमान काला होना शुरू हो चुका था, जैसे अचानक कुछ याद आया हो। उसने ऐसे ही कहा, ओ हाँ डैड, कल स्कूल के बाद एक ड्राइवर मुझे लेने आएगा। मॉम ने कहा है कि कल मुझे घर जाना चाहिए और अपने सारे कपड़े साथ ले जाने चाहिए, मगर मैं फिर भी यहाँ सोने के लिए वापस आऊंगा, मुझे भूलना मत। कल फ्राइडे था। मैंने अनजाने में प्लास्टिक बैग पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली जिसमें ब्रेस्ट पोर्क बनाने का सामान था। थोड़ी देर रुकने के बाद मैंने कहा, ठीक है, बच्चे चीजें जल्दी भूल जाते हैं। शायद सिर्फ एक वीकेंड के बाद उसका परिवार उसे मनाकर वापस घर ले जाए और वो इस सब के बारे में सब भूल जाए। हर बार जब हम मिलते हैं मैं इसे ऐसे देखता हूँ जैसे ये आखिरी बार हो सकता है, क्योंकि सिर्फ ऐसा सोचकर ही मैं इंतजार के लंबे वक्त के दौरान डिसअपॉइंटेड होने से बच सकता हूँ। फ्राइडे की रात 10:30 तक जैक अभी तक वापस नहीं आया था। शांति से मैंने जैक के उन पजामास को फोल्ड किया जो उसने उस सुबह बेड के पास फेंके थे, और जो एक्स्ट्रा डिशेस मैंने बनाई थी उन्हें रेफ्रिजरेटर में भर दिया। मैंने लाइट्स बंद कर दी। अंधेरे में मैं वहां कुछ देर डेज्ड बैठा रहा, अपनी आंखें बंद करने से पहले। जब मैं फिर से जगा तो खिड़की से टकराती बारिश की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। आसमान में हल्की सी रोशनी ही थी। पूरी रात नाइटमेयर्स देखने के बाद मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था। मेरे फोन पर कई अनरेड मैसेजेस थे। कल जाने से पहले जैक ने मेरी पैंट पकड़ ली थी और स्टबर्नली इंसिस्ट किया था मेरा फोन नंबर लेने के लिए। सबसे पहला वॉइस मैसेज आधी रात को भेजा गया था।
उसका टोन थोड़ा गिल्टी लग रहा था, बाहर से फियर्स पर ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद को एक्सप्लेन कर रहा हो। मैसेज में लिखा था, मैं लेट नहीं होना चाहता था। मेरे कपड़े 6 बजे तैयार थे, पर मॉम फिर से बीमार हो गई। उनमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं लग रही थी कि वो मुझे वहां छोड़ सकें। वो सच में बहुत अनोइंग है। दूसरा मैसेज आधे घंटे बाद आया। इस बार उसकी आवाज कॉशियस लग रही थी और उसमें रोने की हल्की आवाज थी। डैड, क्या आप गुस्सा हो? क्या आपने मुझे फिर से चाहना बंद कर दिया? मैं भी यहाँ नहीं रहना चाहता, पर मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास ड्राइवर का फोन नंबर नहीं है। आखिरी मैसेज 10 मिनट पहले भेजा गया था। उसने फीवर की दवाई के बॉक्स पर लिखे इंस्ट्रक्शंस की फोटो ली थी और पूछा था कि उन वर्ड्स का क्या मतलब है। फिर उसने पूछा कि क्या बच्चे हो दवाई ले सकते हैं। मैंने तुरंत उसे कॉल बैक किया। कॉल 1 सेकंड के अंदर उठा ली गई। दूसरी तरफ से हल्की सिसकियों की आवाज आ रही थी। डैड। मेरा फोन रात के वक्त अपने आप डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर चला गया था। मैं सोच भी नहीं सकता कि जैक पूरी रात कितना एंग्शियस और हेल्पलेस रहा होगा। मुझे काम रहना था। एक गहरी सांस लेते हुए मैंने फोन को जोर से पकड़ा और जितना हो सके स्टेडी टोन में पूछा, क्या तुम्हें फीवर है? तुम्हें कहाँ बुरा लग रहा है? रिसीवर से एक स्नीज की आवाज आई। मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय उसने कॉशियसली पूछा। उसकी आवाज कोल्ड की वजह से भारी हुई थी। डैड, क्या आप मुझे लेने आ सकते हो? मुझे जवाब पहले से पता था। मैं मना नहीं कर सकता था।